चलिए, हेलो एवरीवन, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फिजिकल डिवीजन या फिर हमने जो भौगोलिक विभाजन किया था इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत लास्ट टॉपिक आज हमारा रहने वाला है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का जो मरुस्थलीय प्रदेश है या फिर जो भारत में एक गर्म रेगिस्तान है या फिर मरुस्थल आप बोल लीजिए, है ना, जिसको हम बोलते हैं थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। ठीक है, यदि आप पढ़ते होंगे, आप स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि भारत में एक गर्म मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं थार मरुस्थल, है ना। कई लोग ऐसा पता होता है कि भारत में एक ही मरुस्थल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात याद रखना कि भारत में सिर्फ एक मरुस्थल नहीं है, बल्कि भारत में दो मरुस्थल हैं। एक तो गर्म मरुस्थल है जिसको हम थार बोलते हैं, जो कि मुख्यतः राजस्थान में फैला हुआ है, और एक और ठंडा मरुस्थल भी हमारे भारत में देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं लेह लद्दाख, है ना, जिसको हम बोलते हैं लेह लद्दाख। ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको हिमालय रीजन पढ़ा रहा था। ठीक है, तो याद रखना है भारत में दो मरुस्थल हैं। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। मरुस्थल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जहां पर आपको रेत दिखाई दे रही है या फिर जहां पर गर्म पूरा एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं है। मरुस्थल की जो डेफिनेशन होती है उसकी ये है कि जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से कम प्रेसिपिटेशन होता है या फिर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, मतलब एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर वहां पर मरुस्थल या फिर डेजर्ट का विकास होता है। तो याद रखना है भारत में भी दो मरुस्थल हैं, एक तो थार जो कि राजस्थान में है, गर्म मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं, या फिर उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं, और एक है कोल्ड डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं लेह लद्दाख। ये लेह लद्दाख क्यों डेजर्ट बना है, क्योंकि वो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है ना, ये हिमालय है मान लो, और यहाँ पर ये लेह लद्दाख रीजन है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी मानसूनी हवाएं रहती हैं तो यहाँ पर वर्षा नहीं करती है ना, इसी साइड में वर्षा कर देंगी। यहाँ पर मानसूनी हवाएं जब जाएंगी तो उनमें नमी नहीं रह जाएगी या फिर आर्द्रता नहीं रह जाएगी, तो ये वाला जो हिस्सा है वो सूखा रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट आधे घंटे में एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे भारत के मैप में कहां पर थार रेगिस्तान देखने को मिलता है, तो ये देखिए, ये पश्चिमी राजस्थान है या फिर वेस्टर्न राजस्थान है। यहां पर आपको थार मरुस्थल देखने को मिलता है, जो कि एक गर्म मरुस्थल है। ठीक है, मुख्यतः आप देखेंगे तो कौन सा राज्य है, राजस्थान। मुख्यतः राजस्थान राज्य में ये विस्तारित है या फैला हुआ है, और पश्चिमी राजस्थान। इसके अलावा देशों की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दो देशों में ये फैला हुआ है, लेकिन ज्यादातर इसका हिस्सा लगभग 70%, 70 से 80% जो इसका हिस्सा है वो भारत में है, और लगभग 20%, 20 से 25% जो हिस्सा है वो इसका कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत के मुख्यतः ये राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। राजस्थान राज्य के साथ साथ थोड़ा बहुत ये गुजरात, इसके अलावा इसके जो पड़ोसी हैं पंजाब, हरियाणा, ठीक है, तो इन राज्यों में भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा फैला हुआ है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध प्रांत, और एक प्रांत है पंजाब। जैसे हमारे यहाँ पंजाब है वैसे ही उनके यहाँ भी पंजाब है, तो सिंध और पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर भी आपको थार डेजर्ट का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो गर्म मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये, है ना। आपको याद रखना है, कोई भी शब्द आ जाए फिर आप गर्म भी बोल सकते हैं, गर्म भी मरुस्थल है ये। इसके अलावा ये जो थार शब्द यूज होता है, ठीक है, जो थार शब्द यूज होता है इसके नाम में, तो ये शब्द आखिर आया कहाँ है, तो आया कहाँ से है, तो ये शब्द आया है बच्चों थल से। कहाँ से, थल। अब थल की मीनिंग क्या होती है, तो आपने देखा होगा जो रेगिस्तान होते हैं, खासतौर पर रेतीले रेगिस्तान जो होते हैं, तो उसमें जब हवाएं चलती हैं तो इस प्रकार से रेत की लकीरें बन जाती हैं, है ना। तो इन रेत की लकीरों के लिए ये शब्द यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं थल, और इसी थल शब्द से थार शब्द की उत्पत्ति हुई है, और यहां से ही ये शब्द आया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये देखिए, थार शब्द थल से लिया गया है, जो कि इस क्षेत्र की रेत की लकीरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। आपने इमेज में देखा होगा कई बार रेगिस्तान में इस प्रकार से लकीरें बन जाती हैं, तो उस वहीं से ये शब्द लिया हुआ है। क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका एरिया या फिर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है टोटल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल होगा, यदि भारत के कुल एरिया की बात करेंगे तो लगभग 5% हिस्सा ये कवर करता है। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5% क्षेत्रफल बच्चों ये कवर करता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका एरिया, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग में इसको रख लेना।
आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान में मुख्यतः ये फैला हुआ है, ठीक है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% हिस्सा, चूंकि पूरा पश्चिमी राजस्थान आप देखेंगे तो पूरा पश्चिमी राजस्थान ये कवर करता है, ठीक है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 60% क्षेत्रफल ये कवर करता है, आपको याद रखना है। और भारत में इसका हिस्सा लगभग 85% है, जबकि 15% ये पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। तो ज्यादातर हिस्सा इसका इंडिया में ही आता है और थोड़ा सा हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। राज्य भी मैंने आपको बताया था, राजस्थान और राजस्थान के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। तो इन राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की सिंध और पंजाब प्रांत में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। जनरल फैक्ट है, ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, प्रीलिम्स वगैरह में ना, मेंस में भी ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। एक दो पॉइंट ही है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। इसके अलावा जलवायु कैसी है, तो ऑब्वियस सी बात है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो शुष्क जलवायु होगी, है ना। शुष्क जलवायु का मतलब एक साधारण भाषा में यदि मैं समझाऊं, यहाँ पर जो भी हवाएं चलती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल शुष्क होती है ना। यदि मान लीजिए कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी नमी है ना, ड्राइनेस है, तो वो मतलब नमी है, तो उसको वो जो हवा चल रही है वो सोख लेगी, ठीक है। तो पूर्णतः शुष्क जलवायु का क्षेत्र ये बनाते हैं, यहाँ पर जो भी गर्म हवाएं चलती हैं। इसके अलावा वर्षा की बात करूं तो 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने आपको अभी बताया कि जहां पर भी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, ठीक है, जहां पर भी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वर्षा होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर आपको मरुस्थलों का विकास देखने को मिलता है। कोई भी आप मरुस्थल ले लीजिए, मेन पॉइंट क्या होता है कि वहां पर वर्षा बिल्कुल न्यूनतम हो रही है ना। जब वर्षा न्यूनतम होती है तो क्या होता है, वहां की जमीन बंजर हो जाती है, ठीक है, ये होता है। तो इस हिसाब से फिर मरुस्थलों का वहां पर विकास हो जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। मई जून में यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है, लगभग 48 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिलता है थर्ड मरुस्थल में, ठीक है। जैसलमेर वगैरह जो यहाँ पर जिले हैं, ठीक है, ये काफी गर्म जिले हैं। और दिसंबर जनवरी में जो यहाँ पर ठंड का मौसम रहता है, तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है ना। देखिए, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, इसकी विशेषता ही यही होती है कि क्या गर्मी में बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, ठीक है, और ठंड के मौसम में खासतौर पर आप यदि रात में देखेंगे तो चूंकि रेत वाला रेत वगैरह होती है, वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा, रेत यदि आपका कभी घर वगैरह बना होगा तो आपने रेत में देखा होगा कि गर्मी में या फिर दिन में यदि धूप पड़ रही है तेज, तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाएगी, उस पर आप बैठ नहीं पाएंगे। और ठंडी रात में, जैसे ही रात होगी, मौसम ठंडा होगा, तो बहुत ज्यादा वो ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। तो ठंड में यहाँ का टेम्परेचर कितना चला जाता है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीष्म काल या फिर जो गर्मी की ऋतु आती है, तो लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ पर धूल भरी आंधियां भी चलती हैं, ठीक है। और गर्मी में खासतौर पर जो पूरा उत्तर भारत है ना, ये जो उत्तर भारत है और राजस्थान का ये वाला रीजन है, यहाँ पर जो गर्म आंधियां चलती हैं, इनको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, है ना। यदि आप में से उत्तर भारत के होंगे, मैक्सिमम लोग तो उत्तर भारत के ही होंगे, तो उनको पता होगा कि बचपन में खासतौर पर आपने अपनी मम्मियों से सुना होगा कि लू चल रही है, बाहर मत जाना ना, मतलब वो जो गर्म हवाएं चल रही हैं ग्रीष्म ऋतुओं में, जिससे बीमार होने का भी खतरा होता है, तो इनको ही हम बोलते हैं लू, ठीक है। तेजी से जो गर्म हवाएं चलती हैं, काफी गर्म होती हैं, उनको हम लू बोलते हैं उत्तर भारत में। इसके अलावा यहाँ की एक प्रमुख नदी है लूनी नदी, जो कि अरावली श्रेणी से निकलती है, पुष्कर वैली से निकलती है ना। लूनी नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है इस रीजन की। यहाँ पर अरावली रेंज ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ से लूनी नदी निकलती है बच्चों, और यहाँ से राजस्थान में प्रवाहित होती है, फिर जाती है गुजरात, और गुजरात में यहाँ पर कच्छ का रण है, कच्छ के रण में जाकर के यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो सबसे प्रमुख नदी है, आपको याद रखना है, लूनी नदी, जो कि इस रीजन में बहती है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम जो सबसे ज्यादा बहती है, फिर सबसे ज्यादा जल रहता है, क्योंकि ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो ज्यादातर नदियां यहाँ पर सूखी हुई रहती हैं या फिर बहुत कम नदियां हैं। तो इन सभी में सबसे प्रमुख यदि कोई नदी है तो कौन सी है, वो लूनी नदी ही है, आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा तेज हवाएं
रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ा करके ले जाती है, इनको नई आकृति प्रदान करती है। हाँ, अब एक चीज और समझ लीजिए जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहां पर बरकान, बरकान, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार कि बरकान क्या है, ठीक है, बरकान। तो यहां पर जब हवाएं चलती है ना तो इस प्रकार से बालू के टीले बन जाते हैं इस आकृति के, है ना, इस आकृति के अर्धचंद्राकार, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार बालू के टीले यहां पर बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बरकान, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, प्रीलिम्स और हो सकता है लघुत्तरीय प्रश्नों में 2-3 नंबर में कभी लिखने को भी आ जाए, तो याद रखना है बरकान क्या है, जो कि थार डेजर्ट में या फिर रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार आकृति के बालू के टीले बनते हैं, इनको ही हम बरकान बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए यही होगा, ये देखिए बरकान अर्धचंद्राकार बालू की टीले जैसलमेर में मुख्यतः आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, देखिए ये हवाएं जब चलती तो इस प्रकार से कुछ आकृति आपको देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं बरकान। इसके अलावा प्रमुख वनस्पतियों की यदि आप बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, जहां कम वर्षा होती है या फिर जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं या फिर सूखे क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर गोंद, बबूल, खेजरी, है ना, कैक्टस वगैरह इस टाइप की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि कम वर्षा में भी उगती हैं या फिर ग्रो करती है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं, ठीक है, क्योंकि जल की तलाश में इनकी जड़ें काफी अंदर तक चली जाती हैं भूमि के। और ये जो वृक्ष होते हैं मैक्सिमम कटीले होते हैं, है ना, इनमें कांटे कांटे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कांटे का विकास क्यों करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए कांटे का विकास कर लेते हैं ये, ठीक है। तो याद रखना है, ये कटीले वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं थार मरुस्थल में। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो कि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लगभग 650 किलोमीटर लंबी ये नहर है। अभी मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, सतलज, है ना, और यहां पर ब्यास, सतलज और ब्यास नदियां हैं जो कि किसके अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ये सिंधु के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। यहां पर पंजाब में हरिके नामक स्थान पर, कपूरथला नामक हिस्सा स्थान है यहाँ पर पंजाब में, यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए एक डैम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं हरिके, है ना, हरिके बैराज जिसको हम बोलते हैं, कपूरथला पंजाब नामक एक जगह है, ठीक है। यहां से पानी को डाइवर्ट करके यहाँ पर एक नहर बनाई गई जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है या फिर कैनाल है, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इस नहर को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो पश्चिमी राजस्थान है ना, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो यहाँ पर पेयजल, इसके अलावा सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए इन नदियों से, इस डैम के थ्रू इस कैनाल में पानी छोड़ा जाता है और पश्चिमी राजस्थान में पानी की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर बाद में भी हम इसको डिस्कस करेंगे नदियों के टाइम पे, ठीक है। जनघनत्व की बात करें बच्चों की, यहाँ पर कितने व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, तो लगभग 83 व्यक्ति, 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं। और पूरे विश्व का सबसे घनी आबादी वाला या फिर सबसे सघन मरुस्थल है, ठीक है। एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन आएगा, सघनतम मरुस्थल कौन सा है, सघनतम या फिर पूरे विश्व की का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल या फिर डेजर्ट कौन सा है, तो कौन सा है, थार मरुस्थल ही विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। यहाँ पर 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। देखिए विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ये मरुस्थल है, ठीक है। इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% आबादी निवास करती है, ठीक है। तो चूंकि इतना ज्यादा जनघनत्व है तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या भी निवास करती होगी, तभी तो इतना जनघनत्व है, ठीक है। तो 40% आबादी निवास करती है राजस्थान की, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि कोई रहता नहीं है, काफी मेन शहर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चूंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज संसाधन नहीं है ना, तो यहाँ के लोग जो होते हैं खासतौर पर भेड़ और बकरियां वगैरह पालते हैं, है ना, और ऊन उत्पादकता के लिए ये वाला क्षेत्र जाना जाता है, क्योंकि भेड़ों का या काफी ज्यादा यहाँ पर पालन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, ठीक है। और ऊन का अच्छा खासा उत्पादन इस क्षेत्र में देखने को मिलता है।
ठीक है। यहाँ की मिट्टी की बात करेंगे तो बंजर मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, कम वर्षा हो रही है, तो जहां भी कम वर्षा होती है तो बंजर भूमि का वहां पर निर्माण हो जाता है, और वहां पर कैल्शियम युक्त बंजर मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है पश्चिमी राजस्थान में, जहां पर थार मरुस्थल है। अब जो ये मरुस्थलीय मिट्टी है ना बच्चों, तो यहाँ पर फसलें भी कौन सी होंगी? यहाँ पर फसलें भी वही होंगी जो कि ऐसी फसलें, खासतौर पर ऐसे बोल लीजिए मोटे अनाज, है ना, मोटे अनाज वाली फसलें, जैसे ज्वार हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, इस टाइप की जो फसलें हैं, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो मोटे अनाज की फसलें होती हैं वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगी। और आप देखते भी होंगे कि राजस्थान में जब आप पढ़ेंगे तो राजस्थान मोटे अनाज की फसलों के लिए जाना जाता है, या फिर अच्छी खासी उत्पादकता देखने को मिलती है। उसके पीछे रीजन है कि पश्चिमी राजस्थान में पूरी मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है, बंजर मिट्टी देखने को मिलती है ना, जिसमें मोटे अनाज ठीक ठाक हो जाते हैं, क्योंकि मोटे अनाज खासतौर पर बाजरा, ज्वार, है ना, इनको कम जल की आवश्यकता होती है और कम उपजाऊ मिट्टी में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए मोटे अनाजों की खेती भी आपको इस रीजन में ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ झीलें भी हैं, काफी महत्वपूर्ण झीलें, और यहाँ पर कई झीलें ऐसी हैं जो कि खारे पानी की झीलें हैं, और इन झीलों से, ठीक है, इन झीलों से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। जैसे देखिए, सांवर झील हो गई। सांवर झील झील की विशेषता क्या है? ये हमारे भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, या सबसे ज्यादा सैलिनिटी वाली झील है ना, मतलब इसमें जो खारा पाना है, ठीक है, वो सर्वाधिक है। तो याद रखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है, या फिर सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसमें है, लवणता सबसे ज्यादा किसमें है, तो सांवर झील जो कि राजस्थान में है, ये खारे पानी की झील है और सर्वाधिक लवणता वाली झील है। इसके अलावा कुछ अन्य झीलें भी हैं यहाँ पर, देख लीजिए, जैसे कुचामन, पचपदा, फलोदी, लुनकर नसर। ठीक है। इनमें से काफी झीलों में क्या होता है, नमक का उत्पादन भी होता है, क्योंकि ये खारे पानी की झीलें हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट, यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें होती हैं उनको राजस्थान में स्थानीय, मतलब जो राजस्थान है, यहाँ पर प्लाया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाया कहा जाता है, और स्थानीय लोग इसे धंध बोलते हैं। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, प्लाया क्या होता है, ठीक है, धंध क्या होता है। इसके अलावा जब मैं आपको ये कोस्टल प्लेन पढ़ा रहा था यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि जो केरल है ना, केरल में जो लेगून होते हैं, केरल के जो लेगून होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको कयाल बोला जाता है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कोस्टल प्लेन पढ़ा रहा था। तो ये सारी चीजें याद रखना है कि केरल के लेगून को कयाल बोला जाता है। लेगून क्या होती हैं? तटीय क्षेत्रों में खारे पानी की झीलें होती हैं। प्लाया क्या होता है? राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें होती हैं, इनको क्या बोला जाता है? प्लाया बोला जाता है। स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं? धंध बोलते हैं। नहीं नहीं, लैगून नहीं बोलेंगे, इनको लैगून नहीं बोलेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, लैगून झीलें किनको बोलते हैं। लैगून झील मतलब जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल रीजन होते हैं, समुद्र के पास होते हैं, है ना, और समुद्र के जल के ही स्थलीय भाग में इंटर करने के पश्चात जो झीलें बनती हैं, उनको हम लैगून झीलें बोलते हैं। इनको हम लैगून झील नहीं बोलेंगे, इनको सिंपल, तभी आपने एक डाउट भी पूछा था कि इनको मतलब कोई ऐसा कुछ डाउट पूछा था आपने, तो मैंने आपको बताया था इसको लैगून कहना ही सही होगा। ठीक है। जो ये होंगे इनको आप खारे पानी की झीलें बोल सकते हैं, या फिर प्लाया बोल सकते हैं, जो यहाँ के लोग यूज करते हैं। ठीक है। लैगून झील इनको हम नहीं बोलेंगे। लैगून शब्द किसके लिए यूज करेंगे? लैगून शब्द खारे पानी की झील के लिए यूज नहीं करते। तटीय क्षेत्रों या फिर कोस्टल रीजन में जो समुद्र के जल के एंटर होने के पश्चात झील बनती है, उनको बोलते हैं। ठीक है। तो क्लियर रखना, डाउट मत रखना, लास्ट टाइम में भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था। ठीक है। लुनकर नसर झील, एक ये भी काफी महत्वपूर्ण झील है, याद रखना है, राजस्थान में ये झील स्थित है, और साधारण नमक का मुख्य स्रोत है ना, नमक का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा प्रमुख शहरों की बात करूं तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये कुछ प्रमुख शहर हैं। ठीक है। जो कि पश्चिमी राजस्थान में, या फिर जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ के कुछ प्रमुख शहर हैं। ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर आपको याद रखना है। ठीक है। तो इतने ही पॉइंट थे बच्चों। इसके अंतर्गत कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं एक बार बता देता हूं। जैसा कि मैंने एक बरकान अर्धचंद्राकार बालू का मैदान बताया, ठीक है, लूनी नदी के बारे में बताया, ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये कुछ प्रमुख शहरों के बारे में आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा शहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है या फिर नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन कहां से आ सकता है? इन झीलों से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी झीलें हैं,
किससे नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सांवर झील के बारे में पूछा जा सकता है। एक मैंने आपको इंदिरा गांधी नहर बताई, ठीक है, कि पश्चिमी राजस्थान में खासतौर पर सिंचाई के लिए इस नहर को निकाला गया था पंजाब की कपूरथला नामक स्थान से, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल से आपको देखने को मिलेंगे। लू के बारे में पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत में या फिर पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो उनको हम लू बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो छोटा सा ही टॉपिक था। तो ये हमारा बच्चों आज फिजिकल डिवीजन जो हम पढ़ रहे थे, दो टॉपिक हमारे हो गए हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। कौन कौन से? सबसे पहले तो भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और दूसरा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिर भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें हमने 6 पार्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है। हिमालय, दूसरा नदर्न प्लेन, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा कोस्टल प्लेन, पांचवा जो आइलैंड्स हैं हमारे यहाँ के, और छठवा आज हमने पढ़ा जो डेजर्ट रीजन है हमारे यहाँ का, थार मरुस्थल। तो 6 और एक 7 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें काफी बड़ा जो इंडियन ज्योग्राफी का एक प्रकार से फिजिकल पार्ट है, जिसमें हमने पर्वत को भी पढ़ लिया, मैदान को भी पढ़ लिया, पठार को भी पढ़ लिया, द्वीप समूह को भी पढ़ लिया, मरुस्थल को भी पढ़ लिया। सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे भारत का जो अपवाह तंत्र है या फिर भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहां तक यदि कोई डाउट हो तो बताओ फिर। कोई डाउट? बताओ जल्दी से। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना अच्छे से कर लेना, टेस्ट लगा लेना इसके, ठीक है। पीडीएफ जितनी भी है मैं आज अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए देखिए, भारत के बच्चों अपवाह तंत्र की बात करें, है ना, भारत के अपवाह तंत्र, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। भारत का अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें एक एक करके जितनी भी नदियां हैं, गंगा नदी तंत्र हो गया, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हो गई, इनको हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ चीजें हम यहाँ पर समझ लेते कि भारत की नदियों को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है, नदी बेसिन का मतलब क्या होता है, नदी आखिर क्या होती है, तो कुछ हम उससे पहले बेसिक चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक सिंपल सा पहले नदी क्या होता है, तो एक सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, जल का एक निश्चित दिशा में लगातार प्रवाहित होना, ठीक है। जल का एक निश्चित दिशा में लगातार प्रवाहित होना, थोड़ा लंबी दूरी तक, इसको ही हम क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। तो हालांकि यहाँ से एग्जाम में आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो नदियां होती हैं, ठीक है, नदियां किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि नदियों के किनारे काफी ज्यादा लोगों की, मानवों की जीविका का मतलब जीविकोपार्जन का हिस्सा होती हैं, और काफी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है ना। जैसा कि अभी मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम नदी, कोई नदी है मान लीजिए, है ना, ये नदी है, तो सबसे पहले तो आसपास जो यहाँ पर होता है उससे आप सिंचाई करते हैं, सिंचाई के लिए जल को यूज करते हैं, है ना, पेयजल के लिए इसको आप यूज करते हैं। इसके अलावा यदि आपने मान लीजिए किसी नदी पर डैम बना दिया, ठीक है, यहाँ पर डैम क्रिएट कर दिया,
ठीक है, तो इससे आप बहुत ज्यादा इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई गांव है दूर, है ना, यहाँ पर एक कोई गांव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सूखे की समस्या है क्योंकि यहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक कैनाल निकाल देंगे, एक नहर निकाल देंगे, कैनाल निकाल देंगे और इस गांव को कनेक्टिविटी दे देंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान या फिर पश्चिमी जो राजस्थान है, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है तो जल की यहाँ पर समस्या है, तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई कहाँ से, पंजाब से, ताकि वहां पर पानी की सप्लाई की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल की सप्लाई कर सकते हैं जहां जिससे यहाँ पर सूखे की समस्या समाप्त हो सके। ठीक है, तो एक ही सूखे की समस्या आपने सॉल्व कर दी, ठीक है, एक नदी के थ्रू। अब यहाँ पर नदी ही नहीं होती तो कैसे आप इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक कोई गांव है, ठीक है, आगे नदी के किनारे, नदी के किनारे यहाँ पर एक गांव है। अब क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जब चूंकि नदी में बहुत ज्यादा पानी होता है तो यहाँ पर क्या आती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये बाढ़ से प्रभावित होता है और बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं या फिर बहुत सारे लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो आप क्या करेंगे, डैम के थ्रू आप इसके जल को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे छोड़ सकते हैं नदी में, ताकि एकदम से जल में बहाव ना आए और गांव प्रभावित ना हो। तो बाढ़ नियंत्रण भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस डैम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जल विद्युत का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि होता भी है आजकल प्रमुख बहुत सारे डैम से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं, तो जब भी डैम बनाया जाता है ना बच्चों, तो उसके पीछे एक जल संग्रहण क्षेत्र बन जाता है, मतलब वाटर रिजर्वायर बन जाता है ना, क्योंकि आपने पानी को रोक दिया तो पीछे एक जल संग्रहण क्षेत्र बन जाएगा। तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं किसी भी नदी से। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो नदी होती हैं किसी भी देश राज्य की, आप देखें तो इकोनॉमी के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, आर्थिक विकास के लिए भी काफी ज्यादा महत्व रखती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और नदियां प्राचीन काल से ही मानवों की जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। ठीक है, मतलब मानवों की जो जीविका होती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा डिपेंड करती है इन नदियों में, आपको याद रखना है। भारत में यदि बात करेंगे तो छोटी बड़ी लगभग 4000 नदियां हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां होती हैं। जैसे अब गंगा ही आप देख लेंगे तो गंगा तो आप बोलने में एक नदी है, लेकिन इसकी सैकड़ों सहायक नदी है। मान लीजिए गंगा है, एक उसकी सहायक नदी है, फिर उसकी कोई एक सहायक नदी है, फिर इसकी एक सहायक नदी की कोई एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार से एक नदी की सैकड़ों सहायक नदी होती है। यदि कोई ऐसी बड़ी नदी है तो भारत में इस प्रकार से लगभग 4000 के आसपास नदी प्रवाहित होती हैं। ठीक है, छोटी बड़ी नदियों को मिला करके। तो भारत में जल की कोई कमी नहीं है, नदियों की कोई नदी नहीं है, और हम काफी खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ, मतलब आप देखेंगे प्राकृतिक तौर पर तो हर चीज है। हिमालय जैसे विशाल, हिमालय जैसे विशाल वलित पर्वत है। ठीक है, पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानों से बना है। मतलब जब पेंजिया था उस टाइम का प्रायद्वीपीय पठार है, जहां पर आर्कियन टाइप की पुरानी चट्टानें देखने को मिलती हैं। इतना विशाल उत्तर का मैदान है, नदर्न प्लेन है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा उपजाऊ है, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे कि सारी फसलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे समुद्र भी देखने को मिल जाता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा नदियों की भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो काफी खुशनसीब हैं हम कि हमारे यहाँ सारे चीजें देखने को मिल जाती है। गर्मी का मौसम देखने को मिल जाता है, ठंड ऋतु देखने को मिल जाती है, सारे टाइप के आपको मौसम देखने को मिल जाते हैं। वरना आप देखेंगे कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहां पर हमेशा आपको ठंडी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में स्थित है। ठीक है, कहीं आप देखेंगे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री है जहां पर हमेशा गर्मी ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम एक ऐसी जगह पर स्थित हैं जहां पर आपको सारे सीजन देखने को मिल जाते हैं, हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधन देखने को मिल जाती है, नदियां, पठार, पर्वत, सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। भारत में यदि नदी द्रोणियों की बात करें, ठीक है, तो इसको हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो होती है बृहद नदी द्रोणियां। ठीक है, लगभग 23 भारत में ऐसी नदी द्रोणियां हैं जो कि बड़ी नदी द्रोणियां हैं। ये द्रोणियां क्या होती हैं अभी मैं सब समझा देता हूं। बेसिन बोलते हैं, नदी बेसिन बोलते हैं। और एक है लघु नदी द्रोणियां, 200 लगभग हमारे यहाँ लघु नदी द्रोणियां। मतलब बड़ी नदी द्रोणियों से मतलब है एक कोई बड़ी नदी और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, इस प्रकार से। और छोटी नदी द्रोणी का मतलब है कोई छोटी नदी और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, तो लगभग 23 बड़ी नदी द्रोणियां हैं और लगभग 200 छोटी नदी द्रोणियां हैं हमारे भारत में। ये आपको याद रखना है। अब एक शब्द है जो बार बार यूज होता है, वो है अपवाह तंत्र। क्या? अपवाह
तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम, ये क्या होता है इसको भी जरा समझ लीजिए। ठीक है, एक नदी, ये एक कोई मुख्य नदी है, मान लीजिए गंगा नदी है, कोई भी मान लीजिए मुख्य नदी, कोई भी बड़ी नदी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और उसकी अन्य सहायक नदियां, जैसे एक कोई ये आई, मान लो ये गंगा नदी है ना, मान लो फॉर एग्जांपल ये गंगा है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है, ये यमुना नदी है। ठीक है, अब यमुना की भी बहुत सारी है, जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, है ना, ये चंबल हो गई। अब चंबल की भी तो कुछ सहायक नदियां होंगी। ठीक है, ये बेतवा हो गई। ठीक है, ये छपरा आ गई, मान लो यहाँ से छपरा आ गई। ठीक है, अब छपरा की भी कोई सहायक नदी होगी। ठीक है, उसकी भी कोई सहायक नदी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पूरा तंत्र बन जाता है ये, इस प्रकार से। ठीक है, ये अब एक नदी, उसकी सहायक नदी, फिर उसकी जो छोटी सहायक नदी है उसकी भी कुछ सहायक नदी होंगी। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली एक वो बड़ी नदी में जाकर के मिलती है, और फिर वो बड़ी नदी किसी सागर महासागर, जैसे कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं बच्चों अपवाह तंत्र, उस नदी का अपवाह तंत्र। इसको हम कैसे बोलेंगे? गंगा नदी अपवाह तंत्र। मतलब वो जो गंगा नदी है उसमें जितनी भी सहायक नदियां आ रही हैं उसको हम बोलते हैं उस नदी का अपवाह तंत्र या फिर गंगा अपवाह तंत्र। और यहां पर जो हम नदियों को पढ़ेंगे इसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जब गंगा नदी का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ गंगा को स्टडी करेंगे, गंगा और उसके जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको हम साथ साथ में पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। यहां पर देखिए, एक नदी और उसकी, एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर ये इमेज बनी हुई है। ठीक है, इसको बच्चों हम कैचमेंट एरिया भी बोल देते हैं, है ना, कैचमेंट एरिया भी बोल देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कैचमेंट एरिया, नदी का कैचमेंट एरिया भी बोल देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी बोल देते हैं, नदी बेसिन भी बोल देते हैं, अपवाह तंत्र भी बोल देते हैं। बहुत सारे शब्द हम यूज करते हैं। अब भारत में जो नदियां हैं इनको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं बच्चों, है ना। कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो एक तो इनका मुहाना, मुहाने के आधार पर। ठीक है, और एक इनके उद्गम स्थल के आधार पर। मुहाना क्या होता है? अल्टीमेटली नदी जहां पर अपना जल गिराती है, नदी कहाँ गिरती है? मुख्यतः सागर महासागर में ही गिरती है, कुछ नदियां झीलों में भी गिरती हैं जाकर के। ठीक है, तो जहां पर जाकर के वो गिर रही हैं। अब आप भारत में देखेंगे तो दो आपको सागर देखने को मिलते हैं, तो बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है और एक अरब सागर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बनाऊं तो या तो नदियां यहाँ पे गिरेंगी अरब सागर में, या तो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, तो ये हो गया मुहाने के आधार पर। और एक है उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर कैसे? या तो नदियां हिमालयी क्षेत्र से निकलेंगी या फिर नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलेंगी, है ना। ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं। यदि यहां पर मैं इंडिया का मैप बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने इंडिया का मैप बना दिया। ठीक है, तो या तो नदियां इस रीजन से निकलेंगी बच्चों, है ना, मतलब हिमालय से निकलेंगी, या फिर नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलेंगी। ठीक है, ये दो ऑप्शन ही है। तो उद्गम के आधार पर भी हम इनको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां या फिर उसको हम बोलेंगे हिमालयी नदियां, और एक होंगी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू की नदियां। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मुहाने के आधार पर देखेंगे जहां पर नदियां गिर रही हैं, तो एक तो अरब सागर की नदियां, मतलब जो अरब सागर में जाकर के अपना जल गिरा रही हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, साबरमती, पेरियार, ये सभी नदियां कौन सी हैं? ये सभी नदियां वह हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सारी जो नदियां हैं ये सभी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो ये एक हमने भारत की नदियों का डिवीजन कैसे कर लिया? अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी, मतलब उसके आउटफॉल के अनुसार या फिर मुहाने के अनुसार, मतलब नदियां अल्टीमेटली अपना जल कहाँ गिरा रही हैं। और एक डिवीजन हम करते हैं उनके उद्गम के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय की बात करेंगे तो मुख्यतः तीन अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेंगे: गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन कौन से? गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब इसमें सभी आ जाएंगी, यमुना वगैरह, इसमें जो भी ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी, वो इसके अंतर्गत ही आ जाएंगी। सारी नदियां मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। प्रायद्वीपीय पठार की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी,
ये सारी नदियां कहाँ को जाएंगी, प्रायद्वीपीय पठार की, है ना, गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हम नदियों को समझ सकते हैं जो भी भारत की नदियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए, भारत के कुल अपवाह तंत्र का 77% भाग, जिसमें शामिल नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि बंगाल की खाड़ियों में गिरती हैं, है ना। अब ये क्या बोल रहा जा रहा है, ये बोल रहा जा रहा है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, प्रायद्वीपीय पठार जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था भारत की मैक्सिमम जो प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये सारी नदियां बच्चों कहाँ जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार का स्लोप पूर्व की ओर है, ईस्टर्न कोस्ट की ओर है। इसी के कारण जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। फॉर एग्जाम्पल महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, अब ये लाइन में क्या बोला जा रहा है कि भारत की जो 77% नदियों का भाग है, फिर 77% नदियां हैं, ठीक है, वो कहाँ गिरती हैं, ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता दिया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, यहाँ से गंगा आ जाती है, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ जाती है, इस प्रकार से। तो ये मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियां कहाँ जाकर के गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रही हैं। बची कौन कौन सी, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, यहाँ से सिंधु यहाँ से जाती है पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती हैं, मांडवी, ज्वारी, पेरियार वगैरह। तो आप देखेंगे बहुत कम नदियां कहाँ पर गिर रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि 77% जो भाग है या फिर मैक्सिमम नदियों का जो जल है वो कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में ही जाता है, या फिर वहां पर ही जल उनका समाहित होता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 23% भाग ही कहाँ गिरता है, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार के रूप में अरब सागर में जल गिराते हैं। मतलब छोटी छोटी नदियां हैं, कुछ ही नदियां बड़ी हैं, जैसे सिंधु हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये ही कुछ बड़ी नदियां हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली, ये सभी बहुत ही छोटी नदियां हैं। ठीक है, तो 23% भाग ही कवर करती हैं जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिवीजन किया था ना, तो हमने दो प्रकार से किया था। एक तो उसके मुहाने के अनुसार, आउटफॉल के अनुसार, मतलब कहाँ नदियां गिर रही हैं और कहाँ से नदियां निकल रही हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, तो हम जो नदियों को पढ़ने वाले हैं वो किस हिसाब से पढ़ेंगे कि इनके ओरिजिन के अनुसार, इनके उद्गम के अनुसार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उद्गम में हमने क्या पढ़ा था, एक तो हिमालयी नदियां, एक तो हिमालयी नदियां, और एक तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। द्वीपीय भारत की नदियां मतलब वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और वो नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि वो नदियां जिनका ओरिजिन हिमालय रीजन से होता है, उन नदियों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इन नदियों में हमें पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र में हम सारी नदियां पढ़ लेंगे, सिंधु, झेलम, चेनाब, ठीक है, चेनाब, सतलज, ठीक है, व्यास, रावी, ये सारी नदियां हम पढ़ लेंगे किसमें, सिंधु नदी में। मतलब सिंधु और उसकी जो जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो सभी नदियां हम सिंधु अपवाह तंत्र में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, जब गंगा नदी को हम पढ़ेंगे तो गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां, जैसे यमुना, चंबल, क्षिप्रा, ठीक है, सोन, रामगंगा, कोशी, जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, शारदा वगैरह, ये सब हम गंगा अपवाह तंत्र में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, दिहांग, तिस्ता वगैरह, जो वो सभी हम किस में पढ़ लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इतनी कुछ बेसिक चीजें समझ में आई, जल्दी से बताओ, इतनी चीज समझ में आई कि नदियों को हम कैसे समझ सकते हैं, इनका इनका डिवीजन कैसे कर सकते हैं, अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी नदियों के बारे में, भारत की जो भी नदियां हैं। जल्दी से बताओ। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर है, चलो डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। देखो, अब यहां पर लिखा है हिमालय क्षेत्र की तीनों पूर्ववर्ती नदियां अर्थात सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, अर्थात तीनों नदियां तीन देश से होकर के प्रवाहित होती हैं। एक पॉइंट लिखा है। ठीक है, देखो यहां पर एक शब्द आया है बच्चों,
पूर्ववर्ती नदियां, है ना। क्या लिखा है यहां पर, हिमालय क्षेत्र की तीनों पूर्ववर्ती नदियां अर्थात सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र अंतरराष्ट्रीय नदी हैं, अर्थात तीनों नदियां तीन देश से होकर के प्रवाहित होती हैं। अब यहां पर एक शब्द है पूर्ववर्ती नदियां, और एक और शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा अंतरराष्ट्रीय नदियां, है ना। अंतरराष्ट्रीय नदियां, इनका मतलब क्या होता है ना, इसको भी जरा समझ लीजिए। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां, है ना, अंतरराष्ट्रीय नदियां, है ना। ये शब्द क्योंकि बार बार आएंगे तो आपको इनकी मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले समझो पूर्ववर्ती नदियां क्या होता है, ठीक है। ऐसी नदियां, पूर्ववर्ती नदियों को थोड़ा अमरुद जी आप देख लेना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, थोड़ा सा आप सर्च कर लेना। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं बच्चों, ऐसी नदियां जब हिमालय का निर्माण नहीं हो रहा था, हिमालय का उत्थान जब नहीं हुआ था, या फिर जब उसका उत्थान हो रहा था, ठीक है, तो उस मतलब उस टाइम के पहले से भी ये नदियां प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। मतलब जब हिमालय का उत्थान होना स्टार्ट हुआ था, उसके पहले से ही जो नदियां प्रवाहित हो रही थी उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है। और समय के साथ मान लीजिए कोई नदी बह रही है और हिमालय का उत्थान हो रहा है, तो क्या होगा, हिमालय का उत्थान उस नदी के साइड से हो जाएगा और नदी अपना रास्ता बनाती जाएगी उस हिमालय पर्वत को, या फिर जो भी पर्वत बन रहा है उसको काटती जाएगी, ठीक है। तो ऐसी नदियां जो हिमालय के भी उत्थान के पहले से पूर्व से प्रवाहित हो रही हैं और लगातार अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, पर्वतों को काटती हैं, ऐसी नदियों को बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है। अब कौन कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है, मेन मेन नदियों की बात करूं तो सिंधु नदी, ठीक है, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब इन तीनों नदियों को यदि आप देखोगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपने अभी पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं, तिब्बत रीजन से निकलती हैं, ठीक है। तिब्बत रीजन से निकलती है। यदि मैं यहां पर इंडिया का मैप बनाऊं, यहां पर यदि मैं इंडिया का मैप बनाऊं इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से मैंने एक मैप बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हिमालय है, ये वाला पूरा हिमालय रीजन है, ठीक है, ये पूरा हिमालय रीजन है। ये तिब्बत रीजन है, ये कौन सा रीजन है, तिब्बत रीजन है। तो यहाँ पर एक मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है सिंधु इस प्रकार से, यहाँ से सतलज और यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर हिमालय, तो देखिए ये तीनों नदियां हिमालय को काट के ही भारत में आ रही हैं। ये देखो, हिमालय को काटा, फिर यहाँ से इसने हिमालय को काटा, यहाँ से जब ये गई तो हिमालय को काटते हुए गई। तो इसका मतलब यह है कि ये हिमालय की भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं और हिमालय को काटती हैं, फिर पर्वतों को। तीनों का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, हाँ ठीक है, तीनों का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। तो याद रखना है, ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। और एक अंतरराष्ट्रीय नदी क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय नदी, है ना, ऐसी नदी या फिर इंटरनेशनल रिवर, ऐसी नदी जो एक से अधिक देशों में प्रवाहित होती है। जैसे गंगा नदी यहां से निकलेगी इंडिया से और फिर बांग्लादेश में भी जाएगी, फिर बांग्लादेश में जाएगी, तो दो देश हो गए। तो इसलिए उसको हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय नदी, मतलब एक से अधिक देशों में जो नदी प्रवाहित होती है उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय नदी, ठीक है। तो ये कुछ याद रखना है आपको, जहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, हिमालय क्षेत्र की तीन पूर्ववर्ती नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, तीन देशों से होकर के प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की बात करेंगे तो चीन, भारत, पाकिस्तान में बहती है। सतलज नदी चीन, भारत, पाकिस्तान में बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये सब भी वही है। एक और विशेषता क्या है, थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए कि जो हिमालयी नदियां होती हैं, ठीक है, जो हिमालयी नदियां होती हैं, ठीक है, इनमें बच्चों पानी की कोई कमी नहीं होती, पानी की कमी नहीं होती या फिर जल की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो इन नदियों को पानी प्राप्त होता है, जैसे आप देखेंगे, हमने पढ़ा है कि हिमालय क्या है, लगभग 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसके जो शिखर होते हैं ना, हमेशा क्या होते हैं, बर्फ से जमे होते हैं, बर्फ से जमे होते हैं। या फिर यहां पर आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ग्लेशियर, या फिर हिंदी में बोलते हैं हिमानी, हिमानी इनको हम बोलते हैं ना, मतलब चूंकि इतनी हाइट है तो यहाँ पर इनके शिखर हमेशा बर्फ से जमे होते हैं। और इन्हीं ग्लेशियरों से क्या होता है, नदियों का ओरिजिन होता है। और इनका बर्फ पिघल पिघल के नदियों में जल, मतलब नदियों को इन ग्लेशियर से जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इनमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती है, जल की कमी नहीं होती। फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, इनमें कभी जल की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो हिमालयी नदियों की यह विशेषता है कि इनमें पानी की या फिर जल की कभी भी कमी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इनको जल की जो प्राप्ति होती है वो ग्लेशियर से होती है, ठीक है। इसके अपोजिट जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये मानसून पर डिपेंड करती है ना, इनको जल किसी
ग्लेशियर से नहीं मिलता, बल्कि किससे मिलता है? मानसून से। मानसून मतलब जब वर्षा होगी तो फिर उनमें जल की आपूर्ति होगी, है ना। और गर्मी में क्या, ग्रीष्म ऋतु में मैक्सिमम नदियां, खासतौर पर छोटी नदियां सूख जाती हैं। बड़ी नदियां तो नहीं सूखती, लेकिन छोटी नदियां मैक्सिमम सूख जाती हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषता क्या होती है कि गर्मी या फिर ग्रीष्म ऋतु में इनका जल सूख जाता है या फिर इनमें कम हो जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना कि दोनों में मेजर अंतर ये है, ठीक है। तो वही लिखा है, हिमालयी नदियां, इन नदियों का उद्गम ग्लेशियर से होता है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, मानसून पर ये निर्भर नहीं होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की या फिर पेनिनसुलर रिवर की क्या विशेषता है? इन नदियों, ये जो नदियां होती हैं ये मानसून पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती है, इनका जल सूख जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये पढ़ने वाले हैं, ये पूरा जो हमने आपको बता दिया कि अरब सागर में गिरती हैं ये, है ना। हिमालयी नदियां में मेजर ये 3 नदियां पढ़नी है, और प्रायद्वीपीय पठार में ये सारी नदियां हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से एक और डिवीजन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक चीजें मैंने आपको सारी डिस्कस करा दी, नदियों के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी, ठीक है, कि क्या नदी होती है, क्या अपवाह तंत्र होता है, भारत की नदियों को हम कैसे समझ सकते हैं, हिमालयी नदियां क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है, ठीक है। यहां तक यदि कोई डाउट है तो पूछो। इतना समझ में आया? और कोई डाउट हो, इतने इतने जितना भी हमने पढ़ लिया, इतने से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। योगेश जी, गोविंदा जी, अमृत जी, बताओ जल्दी से। क्लियर है? थोड़ा आप भी नदियों के बारे में पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा टॉपिक वाइज यदि आपको टेस्ट देना हो ना, तो 10 क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही है यूट्यूब पे, 10 क्वेश्चन सीरीज है ना, टॉपिक वाइज उसको हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन ही रहते हैं एक क्लास में। तो यूट्यूब वाली जो हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी पॉलिटी की भी चल रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो उससे आपका जो भी हम यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप टेस्ट दे सकते हैं, फिर आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एसएससी के भी काफी ज्यादा हमारे एमसीक्यूज वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप थोड़ा अपना रिवीजन कर सकते हैं। उससे आपको पता भी चलेगा कि मेरे को कितना आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है योगेश जी। ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे। थोड़ा सा गंगा नदी को पढ़ करके आना, बाकी हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।